दोस्तों, मैं सतवीर सिंह अपने YouTube के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं कई बार एक शब्द यूज करता हूं, ब्यूरोक्रेट्स। अब ब्यूरोक्रेट्सी को शब्द को और उसका तात्पर्य जो हमारे पढ़े लिखे शहरी समाज के लोग हैं, जो प्रशासनिक कार्यों में सर्विस करते हैं, उनसे संबंधित काम करते हैं, उनको तो पता होता है ब्यूरोक्रेट्स क्या होता है, या फिर जो पॉलिटिक्स में होते हैं उनको पता होता है। लेकिन हमारा जो ग्रामीण समाज है ना, ग्रामीण समाज को ब्यूरोक्रेट शब्द के बारे में ज्यादा नहीं पता होता। तो ब्यूरोक्रेट्स होता है ये जो हमारे आईएएस, आईपीएस, एचसीएस, ये इस तरह के जो अधिकारी होते हैं ना, उनको ब्यूरोक्रेट्स बोलते हैं, यानी नौकरशाह। और ये जो नौकरशाह होते हैं, इनका इतना बड़ा जलवा होता है कि इनके सामने नेता, मंत्री, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, इनका इतना ज्यादा वो नहीं होता जितना जलवा इनका होता है। क्योंकि असल में सरकार को चलाने की जिम्मेदारी या जो कोई सलाह देनी हो, कार्य करवाना, उनके पीछे यही लोग होते हैं। और यही लोग एक्चुअली में देखा जाए तो सही प्रॉपर शब्द ये होता है कि देश के जो असली माए बाप है ना, ये ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, माए बाप। और यही देश के लिए प्लानिंग करते हैं, यही उनको एग्जीक्यूशन करते हैं, इसलिए इतने ज्यादा इंपॉर्टेंस होते हैं। कई तो इतने ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं कि अगर वो एक सरकार में किसी चीफ मिनिस्टर के नजदीकी हैं या बड़े पद के ऊपर है, तो वो अगर अगली बार उसके अपोजिशन की सरकार आती है तो उस अपोजिशन की सरकार में ही भी उतने ही बड़े पद के ऊपर होते हैं, उसी पद के ऊपर होते हैं। अब इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको देता हूं। हमारे ये जो नायब सिंह सैनी जी हैं, मुख्यमंत्री जी, इनके चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं राजेश खुल्लर जी। राजेश खुल्लर जी हमारे मनोहर लाल खट्टर जी के जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनके बहुत सबसे ज्यादा भरोसेमंद और नजदीकी साथी हैं, विश्वास पात्र साथी हैं उनके, वो हैं नौकरशाह हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि मनोहर लाल खट्टर जी के ही नजदीक हैं। ये पिछली सरकार जब भूपेंद्र हुड्डा जी की थी, तो भूपेंद्र हुड्डा जी के भी इतने ही करीबी थे, जितनी करीबी इनकी खट्टर साहब के साथ उतनी भूपेंद्र हुड्डा जी के साथ भी हुआ करती। तो अब ये देखिए, इनको फर्क नहीं पड़ता कि सरकार किसकी है, कांग्रेस की है या बीजेपी की है या किसी और की, इनका जलवा बरकरार रहता है। और जलवा इनका इतना ज्यादा होता है दोस्तों कि आम आदमी की कोई हैसियत नहीं होती इनके सामने, इनकी पावर के सामने। अब ये किसी भी आदमी के साथ कुछ भी कर सकते हैं, या फिर मान लो कोई इनकी गाड़ी के आगे कोई आदमी आगे मर जाता है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। इनके कार्यों से प्रताड़ित होकर कोई आत्महत्या कर लेता है तब इनके ऊपर फर्क नहीं पड़ता, ना इनकी कोई सजा होती ना और कुछ होता। आम आदमी है, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती इनके सामने, इतना बड़ा जलवा होता है इनका। तो ऐसे ही एक जलवाधारी प्रशासनिक अधिकारी की मैं आपको कहानी सुनाता हूँ दोस्तों, बिल्कुल सच्ची। ये ज्यादा पुरानी नहीं है, ये 2-4 महीने पहले की बात है, और ये घटना है राजस्थान की। राजस्थान में एक पद होता है दोस्तों, आरएएस, यानी राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज। जैसे हरियाणा के अंदर एचसीएस होता है, हरियाणा सिविल सर्विसेज। तो राजस्थान में आरएएस के पद पे एक महिला अधिकारी है, मुक्ता राव जी। ये जयपुर का मामला है दोस्तों, और वो जयपुर में उनकी पोस्टिंग थी, रेजिडेंस भी जयपुर में था। और उनके जो हस्बैंड थे वो प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी के अंदर, उनका नाम था विजय डाका। तो उन्होंने अपने रेजिडेंस पे कुछ काम करवाना था, तो उन्होंने एक आर्किटेक्ट के साथ कांटेक्ट किया, उसको बुलाया अपने उस पर। तो उन्होंने सारा से कुछ काम दिखाया। आर्किटेक्ट, उस आर्किटेक्ट का नाम था भारत सैनी। तो उसको दिखाया ये सारा काम कि ये काम करना। उसने सारा सब कुछ नाप तोल कर और वो कोस्ट वास्ट बता के उन्होंने बता दिया कि जी 1100 रुपये पर स्क्वायर फीट होगा। ठीक है जी, उनके साथ वो हो गया, फाइनल डील होगी, 1100 रुपये के हिसाब से आप ये काम कर देंगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने काम शुरू किया, मुक्ता राव जी ने बोल दिया नहीं ऐसे नहीं, ये लग्जरी काम करना पड़ेगा, ये सामान लगाना पड़ेगा और यहाँ इस तरह ये करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा जी ये जो लग्जरी आइटम है इनकी कॉस्ट पड़ेगी 4200 रुपये पर स्क्वायर फीट की। तो उन्होंने कहा दिया ठीक है, ये 4200 रुपये पर स्क्वायर फीट वाला कर दो। तो उन्होंने कर दिया, जो भारत सैनी उसने कर दिया, लेकिन पैसे दिए नहीं मुक्ता राव ने, क्योंकि वो आरएस है। तो आरएस मैंने बताया ब्यूरोक्रेट्स का जलवा होता ही होता है। तो जब काम पूरा हो गया तो उस भारत सैनी के जो आर्किटेक्ट था उसके पैसे बन रहे थे 42 लाख रुपए, और उन्होंने दिए 21 लाख रुपए, यानी आधे पैसे दिए। तो बाकी उसने कहा कि जी ये काम तो उसका है, और मैंने तो अपनी पत्नी के गहने गिरवी रख के काम पूरा किया। वास्तव में उसने अपनी पत्नी के जो गहने थे वो गिरवी रख के ना वो सामान लेके आया था, और सामान लगाया था उसके उसमें जो आरएस मुक्ता राव है उसके घर में उन्होंने सामान लगा दिया था, काम पूरा करके दे दिया था। लेकिन मुक्ता राव, अब देखो ब्यूरोक्रेट से अधिकारी तो अधिकारी हैं, अब उनके सामने कोई बोल जाए तो ये तो एक बहुत बड़ी बात होती है। तो उन्होंने उसको भगा दिया, और नए सिर भगा दिया, बोले कि लिखवा भी लिया कि मेरा कोई भी पैसा बकाया नहीं है। और उनको वो करके ने और ये कह दे बाकी पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन वो हाथ पैर जोड़ता रहा, रोता पीटता रहा कि मैं जहाँ से सामान लाया हूँ मैंने अपनी पत्नी के गहने गिरवी रखे हैं, मेरे पास पैसे कहाँ से आते इतने।
तो उन्होंने कह दिया पैसे नहीं मिलेंगे, एक भी चल भाग जाए यहाँ से, और उसको भगा दिया। लेकिन वो फिर बार बार जाता रहा तो एक दिन उन्होंने कहा या तो चले जाओ, नहीं तो अब तुम्हारे साथ हम दूसरा तरीका करेंगे। तो इस चीज़ से वो डर भी गया। तो वो 14वीं मंजिल पे मकान था मुक्ता राव का, उसने वहीं से सुसाइड लिख के न वहीं से कूद के न आत्महत्या कर ली 14वीं मंजिल से। तो जब वो एक आदमी ने आत्महत्या कर ली तो फिर तो हड़कंप तो मचना ही मचना था। तो पुलिस केस हुआ, उन घर वाले आए, जो भी मामला हुआ, लेकिन कुल मिला के जब ये दिखाई दिया कि ये FI उसको सुसाइड केस मिला और उसमें सीधा उस सुसाइड नोट के अंदर उसने मुक्ता राव की सारी करतूत बताई, और उसके घर वाले ने कैसे धमकी दी, मुक्ता राव ने कैसे धमकी दी, उसके पैसे कैसे रख लिए, और जो जेवर गिरवी रखे थे वो तो गए गए, जिनसे सामान लेके आया था और सामान लेके आया था और पैसों का वो भी दबाव बनाने लग रहे हैं। तो इसलिए उनका नाम लिख के उसने कर लिया आत्महत्या। तो सुसाइड करने के बाद जब मुक्ता राव ने ये देखा कि मामला तो पुलिस के पास जाएगा, तो उसने जो बाकी के उसके पैसे थे 21 लाख रुपए, और वो बाकी के उसने दे दिए, यानी उनकी पूरी पेमेंट 42 लाख रुपए की कर दी। जबकि पहले ये कह रहे थे तो लाख 1.5 लाख बनता हुआ तेरा, वो भी नहीं देते हम, चल भाग जा। लेकिन जब पुलिस में मामला गया तो बाकी के पैसे उन्होंने दे दिए, और सिर्फ दे ही नहीं दिए बल्कि उसी के समाज के जो भारत सैनी था उसके समाज के लोगों को इकट्ठा कर ये वो करके धोखे से उससे ये ले लिया आगे मैं समझौता कर रहा हूँ, मेरा किसी तरह का कोई बकाया नहीं है, और ये जो FIR दर्ज हुई थी इसको मैं वापस लेता हूँ। और जब ना लेगा तो वो जो लोग आए थे उन्होंने उसको इतना ज़्यादा डरा दिया कि बड़े आदमी, अगर तूने ना FIR दर्ज वापस नहीं ली तो तेरे साथ भी बुरी बनेगी और तेरे को भी ख़त्म कर दिया जाएगा। वो बूढ़ा आदमी था, उसकी पत्नी थी, वो रो को वैसे ही उसका वो नहीं था, और पहले दिन उसके बेटे ने आत्महत्या की थी, तो वो तो वैसे ही परेशान, एक बुजुर्ग आदमी। तो उसने दस्तक कर दी, उसको ये बता दो, लेकिन उन्होंने कहा ये था कि पैसे की रसीद है और हम जो आपके बाकी पेमेंट है वो देने आए थे। तो उसने ये सोचकर वो कर दिया कि पैसे की रसीद है, और फिर जाकर उन्होंने चुपचाप थाने में वो कर दिया और केस खत्म मामला। अब लेकिन ये बात आ गई दोस्तों मीडिया के अंदर, मीडिया में आते इस चीज़ का हड़कंप मच गया कि उसके तो वो जो पत्रकारों ने और उन्होंने उससे पूछा केस वापस लिया, तो उसने कहा मैंने तो कोई केस वापस नहीं लिया। तो उन्होंने उसके सिग्नेचर दिखाए, तो बोला मेरे साथ तो धोखा हुआ, ये हुआ वो हुआ। खैर चलिए, कुल मिला के कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों के, हालांकि शायद DSP ने या इंस्पेक्टर ने कहा तो है कि इससे के जो केस वापस लेने का, एक बार FIR दर्ज हो जाती है तो उससे केस वापस लेने से भी कुछ फर्क पड़ता नहीं। हालांकि कानूनी उससे भी यही है कि अगर कोई सीरियस क्राइम और समाज के प्रति क्राइम है तो उसमें अगर FIR दर्ज जो होती है और उसकी जो आरोपी पीड़ित होता है अगर वो उस एप्लीकेशन को ले भी लेता है तो भी उसके ऊपर इंक्वायरी होती है। तो उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है कि उसने वापस ले लिया नहीं ले लिया, उसके ऊपर पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ती है। और उसके पास तो ये प्रूफ था, सुसाइड नोट है, वो संविधान के अनुसार एक मजबूत साक्ष्य माना जाता है, तो इसमें तो वैसे भी सजा होनी थी। अब लेकिन ये जलवा देखिए दोस्तों, इतने दिन बीत जाने के बाद भी वो जो परिवार है, वो जो उसके बाकी 21 लाख रुपए आए थे वो तो जिसके सामान लेके आया था उनको दे दिए, आज उनको कुछ नहीं मिला, उन्होंने अपना लड़का खो दिया, परिवार बर्बाद हो रहा है। एक 70 साल का बुजुर्ग है, 8 साल का उसका विजय भारत सैनी का लड़का है, जो उसका पिता जो जिसने सुसाइड की थी उसका 8 साल का लड़का है। अब वो बेचारा पागलों की तरह घूमता रहता है, अपने बच्चे को लेकर कभी पार्क में बैठ के रोता रहता है। उसकी घरवाली उसको आज तक इतने कई महीने वाली आज तक उसको ये वो अपने पति का इंतजार करती रहती है, लोगों से पूछती रहती है कि मेरा पति कब आए। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि वो एक तरह से पूरा परिवार बर्बाद हो गया, पागल हो गया। लेकिन जलवा देखिए ब्यूरोक्रेट्स का कि वो आज भी ठाठ से घूमने लग रहे हैं, तो ये जलवा होता है दोस्तों। और ये कहानी ऐसा नहीं है कि मैंने कोई वैसे बना के कहानी सुनाई, ये जयपुर की घटना है दोस्तों। और ये जो मुक्ता राव है वहाँ की RAS के पद के ऊपर तैनात है, अब भी तैनात है, आप उसकी इंक्वायरी कर सकते हैं। ये जो इस केस की आप इंक्वायरी कर सकते हैं, ये फैक्ट है बिल्कुल। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं ना, इनका जलवा है ना दोस्तों, ये नेताओं से भी बड़ा होता है और वास्तव में इस देश के माई बाप होते हैं। और इनके सामने जो आम पब्लिक है उनकी कोई भी कीमत नहीं होती, ये किसी को भी जेल में डाल सकते हैं कि कोई भी इनकी प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या कर सकता है। अब ये जो जींद का मामला आया था, वो जिस लड़के ने SP के खिलाफ वो वीडियो बनाई थी, अब उसने पता नहीं सुसाइड कर लिया, पुलिस ने उसको मार दिया। अब पीछे कोई 15-20 दिन पहले की घटना, महीने पहले की घटना होगी कि वो जो जिसने वीडियो बनाई थी कि वो SP औरतों के साथ शोषण करता है, अब उसका भी मर्डर हो चुका है, या सुसाइड कहिए या कुछ भी कहिए। तो दोस्तों इनका एक अलग ही तरह का जलवा होता है, परमात्मा बचाए इन लोगों से। तो ये तो थी आज की कहानी दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये कहानी जरूर पसंद आई। बल्कि कहानी नहीं है, कोई उदाहरण नहीं है, ये एक फैक्ट है, घटना है, एक क्राइम स्टोरी है ये, और जयपुर में घटित हुई। अभी लेटेस्ट
ज़्यादा दिन पुरानी नहीं, अभी घटित हुई, आप इसको कोई भी जाके इसकी इंक्वायरी कर सकता है। तो दोस्तों ये आज की मेरी विश्लेषण था, आज का वीडियो था। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि मैं सही कह रहा हूँ तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें दोस्तों, और मेरे वीडियो को हाइप जरूर करें। और अगर आपको लगता है कि मेरा कहना ठीक है, ब्यूरोक्रेट्स कुछ भी करें, उनको पूरा अधिकार है, तो भी आप कमेंट करके बताएं ताकि मैं अपने आप को करेक्ट कर सकूँ। और चलते चलते एक निवेदन और करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि इस तरह की जो भी निष्पक्ष वीडियो या विश्लेषण मैं आपके सामने लाता रहूँ। आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।